गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत। तो सबसे पहले तो ब्याज क्या होता है। जो क्लासिकल्स है वो ये मान के चलते हैं कि ब्याज जो आप अपनी पूंजी के लिए जो प्रतीक्षा कर रहे हैं या अपने धन के लिए जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके बदले मिलने वाला प्रतिफल है। यानी आपके पास जो धन है उसको आपने किसी और को उपयोग के लिए दिया, उसके बदले आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब वो आपका धन वापस आएगा। उसके बदले जो प्रतिफल मिलता है उसको ब्याज कहते हैं। तो जो ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन J.S. मिल, वालरस, मार्शल, पीगू जैसे आदि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। इसे ब्याज का वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है, जो ये मानता है कि उत्पादकता, मितव्ययता, त्याग आदि वास्तविक तत्वों के कारण ब्याज उत्पन्न होता है। तो जो ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत है वह मानता है कि ब्याज का निर्धारण या ब्याज की दर का निर्धारण पूंजी की मांग एवं पूंजी की पूर्ति के द्वारा होता है। और पूंजी की मांग किस लिए की जाती है? निवेश के लिए। और पूंजी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? जो बचत है आय का, वह भाग जो व्यय नहीं किया जाता वह बचत कहलाता है। तो जो बचत है वही क्या है? पूंजी की पूर्ति होती है। तो इस तरह जो ब्याज की दर का निर्धारण है वह बचत और निवेश के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण होता है। तो हम पहला पढ़ते हैं कि पूंजी की मांग क्या है। निवेश करने के लिए पूंजी की मांग की जाती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। यानी जैसे जैसे निवेश बढ़ता है उसके कारण जो मिलने वाला प्रतिफल है वह भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसी कारण अधिक निवेश तभी किया जाएगा जब ब्याज की दर क्या होगी? कम होगी। जब ब्याज की दर अधिक होगी तो निवेश क्या होगा? कम होगा। तो इस प्रकार जो ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है। यानी ब्याज की दर अधिक अगर बढ़ती जाती है निरंतर तो निवेश कम होता जाएगा, यदि ब्याज की दर घटती है तो निवेश बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ एरो से आपको डिनोट कर रखा है कि निवेश ज़्यादा होता है तो ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज की दर कम होने पर ही निवेश अधिक हो सकता है। जो मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल है, जो MEC लिखा है, और निवेश के बीच भी कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी निवेश जैसे जैसे हम निवेश को बढ़ाते हैं या निवेश अधिक करते हैं तो उससे मिलने वाली पूंजी से जो हमें पूंजी की जो सीमांत उपयोगिता या पूंजी के बदले जो प्रतिफल हमें मिलता है वह क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो अतः ब्याज की दर एवं पूंजी की मांग में विपरीत संबंध होता है। और ब्याज पूंजी की मांग ही क्या है? निवेश मांग है। तो I इज़ द फंक्शन ऑफ R, यानी निवेश ब्याज की दर का फलन है। और कैसा फलन है? विपरीत फलन है। तो हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए कि इसमें OX अक्ष पर पूंजी की मांग ली गई है और OY अक्ष पर ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखा गया है। तो यहाँ देखा गया है, आप देखिए जब ब्याज की दर R1 है तो पूंजी की मांग यानी निवेश के लिए जो निवेश है वो क्या है? ON1 के बराबर है। जैसे ही ब्याज की दर R1 से घटकर R हो जाती है तो निवेश या पूंजी की मांग भी बढ़कर NON से बढ़कर ON1 हो जाती है। अगर ब्याज की दर और गिर जाती है, R2 हो जाती है, तो निवेश बढ़कर ON2 हो जाता है। तो इस तरह जो DD है ये आपका पूंजी का मांग वक्र है, या आप इसे निवेश वक्र भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है कि पूंजी की पूर्ति क्या है। पूंजी की पूर्ति लोगों की बचतों पर निर्भर करती है। पूंजी की पूर्ति यानी बचत जितनी अधिक होगी पूंजी की पूर्ति उतनी ही अधिक होगी। बचत कम होगी तो पूंजी की पूर्ति क्या होगी? कम होगी।
ब्याज प्रतीक्षा के लिए दिया गया प्रतिफल है, इसीलिए ब्याज की दर अधिक होने पर बचत क्या होगी, अधिक होगी, और ब्याज की दर कम होने पर बचतें क्या होंगी, कम होगी। तो इस तरह बचत और ब्याज की दर में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, यानी सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। निवेश भी ब्याज की दर का ही प्रतिफल था, परंतु वो ऋणात्मक प्रतिफल था। यहाँ पर बचत जो है वो ब्याज की दर से धनात्मक रूप से संबंधित होती है। तो एस यहाँ हमारी बचत को डिनोट कर रहा है, आर ब्याज की दर है, और एफ जो है वो फलन को बताता है। तो ब्याज जो बचत है वो ब्याज का प्रत्यक्ष फलन है, यानी ब्याज की दर आर बढ़ने पर एस यानी सेविंग भी बढ़ती है, आर के घटने पर एस भी घटता है यानी सेविंग भी घटती है। इसीलिए जो पूंजी का पूर्ति वक्र है, जिसे हम सेविंग कर्व भी कह सकते हैं, वह नीचे से ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पूंजी की पूर्ति या बचतें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से एस हमारा सेविंग वक्र है, जो कैसा है, नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ है, बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र है। तो ये दिखा रहा है कि जैसे ब्याज की दर और पूंजी की पूर्ति या ब्याज की दर और बचत में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो जो क्लासिकल्स हैं वो कहते हैं कि जहाँ पूंजी का मांग वक्र पूंजी के पूर्ति वक्र को काटता है वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है, यानी जहाँ बचत वक्र, निवेश वक्र, डीडी क्या है आपका, निवेश वक्र है, एसएस क्या है आपका, बचत वक्र है या सेविंग कर्व है, जहाँ निवेश वक्र पूंजी वक्र को काटता है वहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ई बिंदु है वो संतुलन को दर्शा रहा है, और ई बिंदु पर ही ओ आर जो हमारी ब्याज की दर है वह ऑप्टिमम ब्याज की दर है, यानी संतुलित ब्याज का निर्धारण किस तरह होता है, जहाँ हमारा पूंजी का मांग वक्र पूंजी के पूर्ति वक्र को बराबर होता है, या पूंजी की मांग जहाँ पूंजी की पूर्ति के बराबर होती है वहीं ब्याज की दर का निर्धारण होता है। अगर ब्याज की दर OR2 होती है या किसी कारण से ब्याज की दर OR से घटकर OR2 हो जाती है, तो ये पूंजी की अतिरिक्त मांग को, पूंजी मांग को दर्शा रहा है, यानी सप्लाई कितनी है, पूंजी की पूर्ति कितनी है, कम है, और पूंजी की मांग क्या है, अधिक है। इस कारण ब्याज की दरें बढ़ेंगी और पुनः OR बिंदु पर निर्धारित हो जाएंगी। यदि किसी कारण से ब्याज की जो दर है वो हमारी OR से बढ़कर OR1 हो जाती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पूंजी की अतिरिक्त पूर्ति को दर्शा रहा है। यहाँ देखिए पूंजी की मांग कितनी है, R1L ही है, जबकि पूंजी की पूर्ति यानी बचते कितनी है, R1K के बराबर है। तो L के अतिरिक्त पूंजी पूर्ति को बता रहा है। तो हम मांग के नियम में पढ़ चुके हैं, जब मांग से अधिक पूर्ति मांग से क्या है, अधिक है, तो ब्याज की दरें क्या हो जाएंगी, पुनः गिरकर OR बिंदु पर आ जाती हैं। तो इस तरह जो हमारे ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत है या जो क्लासिकल थ्योरी है वह ये मान के चलती है, वह उसकी यह मानता है कि जो ब्याज की दर का निर्धारण है वो बचत व निवेश फलन के द्वारा होता है या पूंजी की मांग पूंजी की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तो जो परंपरावादी जो ब्याज का सिद्धांत है इसकी आलोचना भी की गई है। इसकी आलोचना मुख्यतः जो कीन्स हैं उनके द्वारा की गई, और उनके द्वारा जो इस परंपरावादी ब्याज दर की जो आलोचना की गई है वो निम्न बिंदुओं पर की गई है। पहली जो आलोचना है सिद्धांत की वह ये है कि बचत व निवेश में संतुलन ब्याज की दर के द्वारा नहीं बल्कि आय में होने वाले परिवर्तन के कारण स्थापित होता है। जो जो नॉन क्लासिकल्स हैं वो कहते हैं कि जो बचत और निवेश है वो ब्याज की दर पर निर्धारित ना ही करते हैं बल्कि
आय के स्तर पर निर्भर करते हैं। यानी अगर आय अधिक होगी तो बचत अधिक होगी, आय कम होगी तो बचत कम होगी। इसकी ब्याज की दर के द्वारा इनका निर्धारण नहीं होता है। तो दूसरी आलोचना है वो इनके प्रभाव के आधार पर की जाती है। कीन्स के अनुसार बचत पर ब्याज की दर की अपेक्षा आय का अधिक प्रभाव पड़ता है और इसी प्रकार निवेश पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अधिक प्रभाव पड़ता है। किसकी तुलना में? ब्याज दर की तुलना में। जबकि क्लासिकल जो थ्योरी है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वह यह मानती है कि बचत और निवेश है उस पर ब्याज की दर का ही प्रभाव पड़ता है। जबकि कीन्स कहते हैं कि बचत पर आय का प्रभाव पड़ता है और निवेश पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अधिक प्रभाव पड़ता है। जो तीसरी आलोचना है वह यह है कि जो यह केवल एक वास्तविक सिद्धांत है, इसमें ब्याज की दर को निर्धारित करने वाले मौद्रिक तत्वों की अवहेलना की गई है। जो चौथी मूल मान्यता थी जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की, वह यह थी कि वह पूर्ण रोजगार की अवस्था को मानकर चलता है। जबकि पूर्ण रोजगार एक अवास्तविक मान्यता है, जो वास्तविक जगत में पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी भी नहीं पाई जाती। जो नेक्स्ट आलोचना है वह है पूंजी की पूर्ति की संकुचित धारणा। जो क्लासिकल्स हैं वह पूंजी की पूर्ति में सिर्फ बचतों को शामिल करते हैं, इसके अलावा वो पूंजी की पूर्ति का और कोई साधन नहीं मानते हैं। या जबकि जो बैंक साख है वो पूंजी की पूर्ति में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान काल में जो पूंजी का पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है वो बैंक साख है। जबकि जो क्लासिकल्स हैं वो बैंक साख को पूंजी की पूर्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वो बस बचतों को पूंजी का पूर्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। उपभोग ऋणों की अवहेलना की गई है। जो क्लासिकल सिद्धांत है उसमें सिर्फ पूंजीगत वस्तुओं के लिए ही ऋण या पूंजी की मांग की जाती है। मुद्रा को तटस्थ माना है। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्होंने मुद्रा को तटस्थ माना है। वो मान के चलते कि मुद्रा के स्वयं के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ब्याज केवल बचत का पुरस्कार नहीं है। तो क्लासिकल्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि ब्याज सिर्फ बचत के कारण ही प्राप्त होता है, उसका अन्य कोई साधन नहीं है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो इस प्रकार निम्नलिखित आधारों पर जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका क्रिटिसिज्म किया गया। तो इस तरह से हमने जो हमारा वीडियो है उसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें जो ब्रीफली हमें ये बताता है कि जो ब्याज का निर्धारण है, ब्याज की दर का निर्धारण है वो बचत व निवेश के द्वारा होता है। और बचत और निवेश, बचत जो है वो ब्याज की दर से धनात्मक रूप से संबंधित है, जबकि निवेश और ब्याज की दर के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। और ब्याज की दर का निर्धारण बचत व निवेश के द्वारा होता है। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।